जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और 3 मार्च को आपको बोर्ड का पेपर बायोलॉजी का देना है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी बायोलॉजी की बुक है, इस कंप्लीट बुक से पूरी किताब के जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ऐसे टॉपिक जो हर साल पेपर में आते रहते हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसे लगता है कि सर मैं पास नहीं हो पाऊंगा या पास ना होने का डर है, आपको इस प्रकार की अगर आपके पास समस्या है और आपको भी ऐसा लगता है कि सर मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है कि मैं बोर्ड में एक अच्छा स्कोर कर पाऊँ, तो प्यारे बच्चों, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं इतने क्वेश्चन, तो मैं कहता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर जरूर कर लेंगे। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैं पढ़ाता हूं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ताकि अगर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में 3 मार्च को आपके पेपर में आते हैं, आप इनको लिख पाएंगे। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर या फिर अनसॉल्व पेपर देखेंगे, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे हर साल पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो आपके पास जो भी टाइम है 1 से 2 दिन का, इतने टाइम में आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और मैं वो सारे टॉपिक आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा जहां से क्वेश्चन आपके 3 मार्च को बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए 1 बाय 1 करके हम सारे टॉपिक को एक एक करके समझ लेते हैं, सभी प्रश्नों को समझ लेते हैं, ताकि अगर ये बोर्ड के पेपर में आते हैं तो इनको सॉल्व कर पाएं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आता है, समस्थैतिक किसे कहते हैं। आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाएंगे, वहां पर एक टॉपिक पूछा जाएगा कि समस्थैतिक किसे कहते हैं, समस्थैतिक होते क्या है। तो देखो बच्चों, इस पर टिप्पणी कीजिए या इसकी परिभाषा दीजिए, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। तो देखो, कुछ जीव अपने आंतरिक वातावरण और पीएच को स्थिर बनाए रखने की क्षमता होती है। कुछ ऐसे जीव होते हैं अपने आंतरिक वातावरण और पीएच को संतुलन बनाए रखने की उनके अंदर क्षमता होती है, जिसे समस्थैतिक कहते हैं। और ऐसे जीवों को नियामक जीव भी कहते हैं। समस्थैतिक जीव कहें या फिर इन जीवों को हम लोग नियामक जीव भी कह सकते हैं, नियामक जीव भी कह सकते हैं। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने आंतरिक वातावरण के और पीएच मान जो होता है उसको स्थिर बनाए रखने की उनके अंदर क्षमता होती है, उन्हें जीव, उस ऐसे जीवों को या इन्हें हम समस्थैतिक कहते हैं। समस्थैतिक के साथ साथ ऐसे जीवों को नियामक जीव भी कहा जाता है। समझ गए। अगला है, जैव विविधता पर टिप्पणी कीजिए। जैव विविधता क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है। तो देखो, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली भिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं। जो हमारे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, इनमें पाई जाने वाली जो भिन्नता होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। सपोज डेट आपसे जानवर अलग हैं, जानवर से आप अलग हैं, आप अपने माता पिता से कुछ तो हद तक दिखाई देते हैं बट उनसे कुछ अलग हैं। तो ये जो भिन्नता देख रहे हैं आप, इसमें चेंजिंग देख रहे हैं, ये जैव विविधता के कारण ही आती है। ठीक है। जैव विविधता का जनक एडवर्ड ओ विल्सन है। जैव विविधता के जो जनक हैं वो एडवर्ड ओ विल्सन हैं। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये डेट आप याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला टॉपिक है IUCN। IUCN क्या होता है, समझो ध्यान से। वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए, जो हमारे वन्य जीव हैं उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए अनेक संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हैं। अनेक संस्थाएं जो हैं इंटरनेशनल स्तर पर क्या कर रहे हैं, कार्यरत हैं, कार्य कर रही हैं। जिसमें से IUCN पहली संस्था है, जिसमें से IUCN जो है एक पहली संस्था है। इसकी स्थापना सन 1948 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1948 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि IUCN की स्थापना कब हुई, तो IUCN की स्थापना सन 1948 में हुई। ठीक है। या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो आपको याद होना चाहिए, IUCN का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। ये संख्या स्थित है, ये संख्या 1963 से
ये संस्था, सॉरी संख्या नहीं, ये संस्था, ये जो IUCN एक संस्था है, ये संस्था 1963 से जीव जंतुओं की विभिन्न जातियों से संबंध में रेड डाटा बुक जारी करती है। ये जो संस्था है विभिन्न प्रकार की जो जीव जंतु जातियां हैं उनके संबंध में रेड डाटा बुक एक जारी करती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है तुरंत आप हमसे जरूर पूछेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, पक्षियों में लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण जो है, इस प्रकार के जो टॉपिक हैं बोर्ड के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम सभी को पढ़ाएंगे 1 बाय 1 करके, आपको वेट करना है, ठीक है। देखो पक्षियों में जो लिंग निर्धारण होता है वो बच्चों ZZ और ZW प्रकार का होता है। पक्षियों में जो लिंग निर्धारण पाया जाता है, लिंग निर्धारण देखा जाता है, वो ZZ और ZW प्रकार का होता है, ठीक है। पक्षियों में नर समयुग्मजी यानी कि ZZ तथा मादा जो है विषमयुग्मजी ZW होता है। बट हम लोगों के अंदर यानी कि जो मनुष्य होता है, हम लोगों के अंदर 44 प्लस XX गुणसूत्र हो सकते हैं और 44 प्लस XY होते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हम इन 44 को छोड़ दें, XX और XY पर फोकस करें तो हमारे अंदर ये तो समयुग्मजी है, समयुग्मजी है क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, और ये आपका विषमयुग्मजी है। ये आपका कैसा है, विषमयुग्मजी है। और एक इसमें होता है नर में और एक इसमें होता है मादा में। हम लोगों के अंदर नर जो होता है वो विषमयुग्मजी होता है, बट पक्षियों में क्या होता है, पक्षियों में नर समयुग्मजी होता है, यानी कि नर में एक ZZ होते हैं, नर में क्या है ZZ है, और मादा में क्या है ZW है। तो ZZ एक समान है तो इसे हम क्या कहेंगे, समयुग्मजी, और एक ऐसा विषमयुग्मजी है तो ZW है। तो इस प्रकार से पक्षियों में क्या होता है, मनुष्य से उल्टा थोड़ा है, ठीक है। तो यानी कि इसमें मनुष्य समयुग्मजी नर समयुग्मजी होता है और मादा विषमयुग्मजी होती है। मनुष्य के अंदर, हम लोगों के अंदर नर विषमयुग्मजी होता है, मादा समयुग्मजी होती है, ठीक है। तो याद रख लेना। तो ये हो गया, ठीक है। अब आपको इतनी इसकी परिभाषा लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना। आपके बुक में कितना भी बड़ा इसकी रामायण दी हुई छोड़ दीजिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना लिख देंगे। अगर नंबर आते हैं, अगर 1 नंबर का आता है 1 नंबर, 2 नंबर का आता है 2 नंबर, 3 नंबर का आता है 3 नंबर, 5 नंबर का आता है तो पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, अच्छे से डायग्राम बनाते, तो मैं कहता हूँ पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नर ZZ है, मादा ZW है, ठीक है। इनको ऐसे लिख के इनके युग्मक बना लेना, इसके ZZ बन जाएंगे, इसके ZW बन जाएंगे। इनका इनके साथ में क्रॉस करा देना। जब आप क्रॉस कराएंगे तो कुछ तो ZZ बनेंगे, कुछ ZW बनेंगे, Z बनेंगे और ZW बनेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं 2 Z बने, ZZ बने और जो 2 जो है ZW बने। यानी कि अगर 4 है और वहाँ पर अगर 2-2 डिवाइड हो रहे तो मतलब है यहाँ पर 50-50%, 50-50%। तो बच्चों 50% चांस है, अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव करते हैं, निषेचन करते हैं, तो 50% चांस है नर बन सकता है और 50% चांस है कि वो मादा बन सकती है। और यही सेम रेशियो, सेम अनुपात हम लोगों मनुष्य के अंदर भी आता है। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। समझ गए इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। अगला देखो बच्चों, अगला आपका क्वेश्चन है टाइगर प्रोजेक्ट। देखो बोर्ड के पेपर में टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते होंगे। देखो टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, इसमें सन 1973 में बाघों के लिए संकट तैयार किया, एक्ट तैयार, संकट नहीं एक्ट, मतलब एक लॉ बनाया गया। बाघ जो थे उनको लिए क्या है, एक एक्ट तैयार किया गया, एक लॉ बनाया गया, ठीक है। ये IUCN की सहायता से शुरू किया गया। ये जो शुरू किया गया एक IUCN जो एक संस्था जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, जिसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी, ठीक है। क्योंकि बाघों की संख्या घटती जा रही है, बाघों की जो संख्या है वो घटती जा रही है। आज के समय में बाघों के लिए 53 बाघ आरक्षित क्षेत्र है। आज के इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में बाघों के लिए 53 बाघ आरक्षित क्षेत्र है। उनमें से जैसे कान्हा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में है, एक काजीरंगा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो कि असम में है। तो बच्चे टाइगर प्रोजेक्ट जो है, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है, सन 1973 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एलिफेंट प्रोजेक्ट, यानी कि हाथी परियोजना भी इसे कहते हैं। प्रोजेक्ट इंग्लिश में लिखा हुआ है, परियोजना भी कहते हैं, ठीक है। भारत ने जंगली हाथियों की सुरक्षा के लिए सन 1992 में
सन 1992 में हाथी परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 30 हाथी आरक्षित क्षेत्र तैयार करने या स्थापित करने का प्रावधान है, यानी कि 30 आरक्षित क्षेत्र, हाथी आरक्षित क्षेत्र तैयार किए जाएंगे। उनमें से जैसे एक स्याला हाथी आरक्षित क्षेत्र है जो कि आंध्र प्रदेश में है, एक मैसूर हाथी आरक्षित क्षेत्र है जो कि आपके कर्नाटक में है। तो बच्चों ये टाइगर प्रोजेक्ट हो गया, टाइगर परियोजना, बाघ, टाइगर यानी कि बाघ परियोजना और आपका हाथी परियोजना। हाथी प्रोजेक्ट या टाइगर प्रोजेक्ट इनको इंग्लिश में कहते हैं। तो बच्चों ये दोनों टॉपिक जो हैं आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे वहां पर देखने को मिलेंगे, तो आप इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लेंगे। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अगला आपका क्वेश्चन है अंतःपात्र निषेचन, यानी कि अंतःपात्र निषेचन क्या होता है, IVF क्या होता है। इसको शॉर्टकट में कहते हैं IVF। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक तकनीक है, एक प्रोसेस होता है, समझो ध्यान से। यह तकनीक उन स्त्रियों के लिए सहायक है, एक तकनीक जो है उन फीमेल्स के लिए, उन स्त्रियों के लिए सहायक है जिनमें गर्भधारण नहीं होता, जिनमें क्या होता है कि गर्भधारण नहीं हो पाता है। इसमें अंडाणु को बाहर निकालकर, इसमें ओवम को बाहर निकालकर पति के शुक्राणु से निषेचन प्रयोगशाला में किया जाता है। यानी कि ये तकनीक उन स्त्रियों में सहायक होती है जिनमें गर्भधारण नहीं हो पाता है। क्या किया जाता है, उन फीमेल्स का, उन स्त्रियों का ओवम जो है उसको बाहर निकाला जाता है, पति का स्पर्म बाहर निकालकर प्रयोगशाला में इसको निषेचित कराया जाता है, इसका निषेचन कराया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, अब जब निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फिर बनेगा जायगोट। जायगोट यानी कि निषेचित अंडे को जायगोट के बाद में एक 32 कोष की अवस्था आती है। 32 कोष की अवस्था में इसे माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। निषेचन के बाद में जब ये भ्रूण जो है 32 कोष की अवस्था का हो जाता है तो इसे क्या किया जाता है, एक नॉर्मल बेबी की तरह माता का जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, वहाँ पर क्या किया जाता है, इसे रोपित कर दिया जाता है। गर्भविधि पूर्ण होने पर फिर क्या होगा, गर्भविधि पूर्ण होगी और गर्भविधि पूर्ण होने पर माता जो है सामान्य शिशु को जन्म देती है। जो फीमेल होती है वो एकदम नॉर्मल बेबी को जन्म देती है, सामान्य शिशु को जन्म देती है। इस विधि को अंतःपात्र निषेचन या IVF कहते हैं। ठीक है, IVF का फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है, पूछा जा सकता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर कहीं पर पूछा जाता है तो आप उसे अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, साथ ही साथ इस तकनीक को, ये जो IVF एक प्रक्रिया है, तकनीक है, इस तकनीक को परख नली शिशु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परख नली शिशु तकनीक भी कहते हैं। तो अगर कहीं पर IVF ना आए और कह दे कि परख नली शिशु क्या होता है, तब भी आप इसे परिभाषा को लिखेंगे, इसी को लिख देंगे और आपको पूरे नंबर जो है मिल जाएंगे। आई होप बच्चों ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, अगला देखो, अगला यौन संचारित रोग या फिर रचित रोग। यौन संचारित रोग होते हैं या फिर रचित रोग, जिनको इंग्लिश में कहते हैं STD, शॉर्टकट STD होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इनमें मैं आपको 2 रोगों के नाम बताने वाला हूं, आप इन दोनों को तो तैयार करके जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ज़्यादातर चांस रहेंगे कि आपको यहीं से फंस जाएगा। देखो, पहला है उपदंश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिफिलिस। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या क्या याद रख लेना है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, सारा कुछ समझाऊंगा, ध्यान से समझ लेना। यह रोग ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके बोर्ड के पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो कोई उनके लिए अलग से सिलेबस नहीं होता है, आपके सिलेबस से, आपके टॉपिक से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले जाते हैं। देखो, यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो कहेगा कि सिफिलिस जो है वो किस जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो आपको वहां पर एक ऑप्शन में दिखाई देगा ट्रिपोनीमा पैलिडम। ठीक है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक तो ऐसे पूछ सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि सिफिलिस किस प्रकार का रोग है, वहां पर आपको विषाणु जनित रोग है, प्रोटोजोन द्वारा होने वाला रोग है, कवक द्वारा होने वाला रोग है या जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। तो एक ऑप्शन मिलेगा जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है जो यहाँ से एक्सपेक्टेड हैं कि आ सकते हैं। इसके कैरेक्टर क्या होते हैं जिसके अंदर ये हो जाता है, पुरुषों में संक्रमण के 9 से 10 दिन के बाद पेनिस पर लाल रंग के दाने दिखाई देने लगते हैं। स्त्रियों में भी यून पर लाल रंग का दाने दिखाई देते हैं और 5 से 6 महीने बाद दाने जो है पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ठीक है, फिर इसका उपचार, इसका ट्रीटमेंट,
इस रोग के उपचार हेतु सामान्यतः टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं। अगला बच्चों आपका रोग है ट्राइकोमोनियासिस। क्या है बच्चों? ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस होता है इसका नाम, ठीक है। अब ट्राइकोमोनियासिस जो होता है यह रोग ट्राइकोमोनास वैजानेलिस नामक प्रोटोजोन द्वारा होता है। ये जो रोग है, यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सेम उसी प्रकार से बनेंगे कि ये रोग किस प्रोटोजोन के द्वारा होता है, तो ट्राइकोमोनास वैजानेलिस, और या फिर बन सकता है किस प्रकार का रोग है, तो प्रोटोजोन द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। इसके कैरेक्टर, इसके लक्षण, यह पुरुषों के मूत्र मार्ग तथा स्त्रियों की यून का एक पोषदीय परजीवी है। इसके संक्रमण से यून के सफेद रंग का पानी निकलता है तथा पुरुषों के मूत्र त्याग के समय दर्द होता है और मूत्र मार्ग जो होता है उसमें सूजन की शिकायत होती है, ठीक है। अगर इसके हम उपचार की बात करें तो इस रोग के उपचार के लिए ओरियोमाइसिन, टेरामाइसिन आदि या नामक प्रतिजैविक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि वंशागत क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वंशागत पर टिप्पणी कीजिए तो आप क्या लिखेंगे, तो देखो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं इन आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवांशिकी तथा यह प्रक्रिया जो है वंशागत कहलाती है। जो आपके आनुवांशिक लक्षण होते हैं इन आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवांशिकी तथा इस प्रक्रिया को हम लोग वंशागत कहते हैं, ठीक है। आनुवांशिकी, सर्वप्रथम आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग जो किया था वो डब्ल्यू वेटसन ने किया था। किसने किया था? डब्ल्यू वेटसन ने किया था। आनुवांशिकी के जनक जो हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। तो क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डब्ल्यू वेटसन ने किया। आनुवांशिकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला आपका क्वेश्चन है कि फ्लेवर स्लेवर टमाटर क्या होते हैं। फ्लेवर सेवर टमाटर, देखो बच्चों फ्लेवर सेवर टमाटर के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो देखो, पहले हम लोग जो टमाटर जो हमारे दादा साहब थे लाते थे वो 1 से 2 दिनों के बाद में पक जाते थे, एकदम लूज हो जाते थे। बट अब हम लोग देखते हैं कि 4 से 6 दिन, हफ्ते भर, 15 दिन टमाटर जो हैं वो रखे रहते हैं, बट वो वैसे ही टाइट बने रहते हैं जैसे वे होते हैं, यानी कि इतनी जल्दी वो लूज नहीं होते हैं। तो क्या कारण है? वही कारण यहाँ पर हमें समझाना है। तो देखो बच्चों, टमाटर की पेक्टिन में पीजी जीन बनता है। टमाटर की जो पेक्टिन होती है उसमें एक जीन बनता है जिसका नाम है पीजी जीन, और ये जीन एक एंजाइम बनाता है। ये जो जीन है पीजी, ये क्या बनता है? एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम पॉलीगैलेक्ट्रॉनिक है। ये जो जीन है एक एंजाइम बना रहा पॉलीगैलेक्ट्रॉनिक। ये जीन क्या करता है कि अल्फा 1,4 बॉन्ड को लूज कर देता है, नरम कर देता है। ये क्या करता है? अल्फा 1,4 जो बॉन्ड होता है उसे क्या कर देता है? लूज यानी कि नरम कर देता है। जब ये बॉन्ड नरम हो जाता है इसकी वजह से टमाटर जो है जल्दी पक जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? जो टमाटर होता है वो जल्दी से पक जाता है। तब फ्लेवर सेवर टमाटर बनाने के लिए तब क्या किया जाता है? फ्लेवर सेवर टमाटर हमें बनाना है तो फ्लेवर सेवर टमाटर बनाने के लिए पीजी जो जीन था, पीजी जीन की वजह से अल्फा 1,4 डाई बॉन्ड जो था वो लूज हो रहा था, जिसकी वजह से टमाटर जल्दी पक रहे थे। तो हमने क्या किया, जो आपका पीजी जीन है इस पीजी जीन को निष्क्रिय कर दिया जाता है और इस वजह से आपका टमाटर जो है वो जल्दी नहीं पकता है, काफ़ी टाइम तक वो क्या है? टाइट ही बना रहता है, ठीक है। अगला बच्चों है जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा या फिर जीन सर्जरी। जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा या फिर जीन सर्जरी क्या होता है समझो ध्यान से। आनुवांशिक रोगों की चिकित्सा के लिए रोगी की कोशिकाओं एवं ऊतक में उस रोग के सामान्य क्रियाशील जीन को प्रविष्ट कराने या त्रुटिपूर्ण जीन को आवश्यकता अनुसार सुधार या परिवर्तन करने को जीन थेरेपी कहते हैं। समझो बच्चों, अगर किसी व्यक्ति में कोई प्रॉब्लम है आनुवंशिकी तौर पे, तो उसमें एक जीन होगा वो जिस वजह से प्रॉब्लम होगी। तो अगर कोई ऐसा जीन है जिसमें प्रॉब्लम है उस त्रुटिपूर्ण जीन को हम निकाल देंगे और जिस जीन की आवश्यकता रहेगी वहाँ पर उसे हम डाल देंगे। तो जीन निकालना या डालना जो एक प्रोसेस हो रहा है इसे ही जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा हम लोग कहते हैं। एक टॉपिक आता है समरूपण किसे कहते हैं। तो वे प्राणी या वे जीव जो अपने आंतरिक वातावरण को स्थिर नहीं रख पाते हैं
उन्हें हम लोग समरूपण कहते हैं। तो वे प्राणी या वे जीव जो अपने आंतरिक वातावरण को, आंतरिक पर्यावरण को स्थिर नहीं रख पाते हैं, उन्हें हम लोग समरूपण कहते हैं। आई होप आपको समरूपण अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए। तो अगला आपका टॉपिक है प्रतिरक्षा पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि प्रतिरक्षा क्या होती है। तो देखो बच्चों, प्रतिरक्षा क्या होती है? जब हम लोग सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर आप देखते हैं, देख नहीं पाते उस टाइम पर कई प्रकार के माइक्रोजीव, सूक्ष्म जीवाणुओं का हमारे शरीर पर आक्रमण होते रहता है, आक्रमण होता रहता है। तो हमारा शरीर उनसे लड़ने की एक क्षमता रखता है। उस क्षमता को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। इंग्लिश में से इम्यूनिटी कहते हैं। समझो ध्यान से, हमारे शरीर पर अनेक प्रकार के रोगाणु का संक्रमण होता रहता है। हमारे शरीर पर अनेक प्रकार के रोगाणुओं जो होते हैं उनका आक्रमण या संक्रमण होता रहता है। इसके अलावा भी सांस के द्वारा, भोजन के द्वारा और पानी के द्वारा भी रोगाणु शरीर के अंदर पहुंचते हैं। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इनके द्वारा भी रोगाणु जो हैं हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। तो इन रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को ही बच्चों हम लोग प्रतिरक्षा कहते हैं। हमारा शरीर इन प्रकार के जो रोग आ रहे हैं, रोगाणु आ रहे हैं, इनसे फॉरेन बॉडी आ रही हैं, इनसे लड़ने की जो क्षमता होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है नशीले पदार्थ, या जिनको हम ड्रग भी कह सकते हैं। क्या होते हैं, इन पर टिप्पणी कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है। यानी कि नशीले पदार्थ क्या होते हैं, ड्रग क्या होते हैं, इन पर टिप्पणी कीजिए। तो देखो, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जो शरीर के किसी भाग या अंग के कार्य में बदलाव पैदा कर दें, उसे ड्रग कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के किसी भाग में या हमारे शरीर के जो कार्य होते हैं, सामान्य कार्य को ना करके उसमें कोई बाधा या उनमें परिवर्तन उत्पन्न कर दें, कार्य को हम जल्दी खत्म कर दें या फिर कम खत्म कर दें, एकदम बेहोश होकर पड़ रहे हैं, तो ये सारी क्या होते हैं? ड्रग होते हैं। जैसे बच्चों, ड्रग में हम तंबाकू ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको चाय की लत लगी होती है, जब तक वो चाय नहीं पीते उनको ऐसा लगता है, बेचैनी महसूस होती है, तो उनका सामान्य कार्य नहीं होता। जैसे वो चाय पी लेते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं, उनका एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। तो इस प्रकार के लत होती है, क्या होते हैं? हमारे शरीर में सामान्य कार्य को लेकर वो एक तरीके से हमारे सामान्य कार्यों में उनको उसमें बदलाव पैदा कर देते हैं। हमारे अंग जो कार्य कर रहे हैं उनमें बदलाव पैदा कर दें, ड्रग कहलाते हैं। अब देखिए, कुछ लोग अल्कोहल पी लेते हैं, फिर एकदम उनके इतना कोई अच्छा बोल नहीं पाएगा, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो, समझ रहे हो तुम, उठ नहीं पाएंगे उनका इतना अच्छा। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो सामान्य कार्य होते हैं उनमें बाधा उत्पन्न कर देते हैं। अब फिर आता है ड्रग, अगर कोई लोग यूज कर रहा है, ले रहा है, तो इसके हानिकारक प्रभाव क्या है, बताओ। तो प्यारे बच्चों, इसके अत्यधिक सेवन से श्वसन घात, हृदय घात और ब्रेन हैमरेज हो जाता है। इसके अत्यधिक जो सेवन करता है, इसके अत्यधिक सेवन से श्वसन घात, हृदय घात तथा ब्रेन हैमरेज हो जाता है। अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से यकृत की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। अल्कोहल जो होता है उसका अगर कोई व्यक्ति अधिक सेवन करता है, तो इस अल्कोहल के अधिक सेवन करने से हमारे यकृत की कोशिकाएं जो होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं। यकृत कोशिकाएं नष्ट होने को यकृत सोरियोसिस रोग कहते हैं। इसे एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं यकृत सोरियोसिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगला टॉपिक देखो, अगला आपका टॉपिक है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। प्यारे बच्चों, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना पर भी बोर्ड के कई सालों में देखा गया है कि बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना बिडल और टाटम ने दी थी। इन्होंने सन 1941 ईस्वी में न्यूरोस्पोरा नामक एक कोश की कवक पर अपने प्रयोग को सिद्ध किया था। इनके अनुसार प्रत्येक जीन एक विशेष प्रोटीन एंजाइम का संश्लेषण करता है। प्यारे बच्चों, समझो ध्यान से कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना जो है किसने दी थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी थी, तो याद रख लेना, बिडल और टाटम ने दी थी। ठीक है, हो गया। अति लघुत्तरी में क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने और कब दी थी। तो किसने दी थी? बिडल और टाटम ने दी थी। कब दी थी? सन 1941 में दी थी।
ठीक है, याद रख लेना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और ये कह रहे थे कोई एक जीन जो होगा वो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन या फिर विशेष एंजाइम का ही वो संश्लेषण करेगा, यानी कि जो एक जीन होता है वो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन या फिर एंजाइम का क्या करता है, संश्लेषण करता है, उसी के लिए वो कार्यरत होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला बच्चों है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट आप लोग देख रहे हैं और ये टॉपिक आपके केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आता है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, देखो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को एलेक्स जेफरी ने विकसित किया था। इसके माध्यम से प्रत्येक जीव के मूल आनुवंशिक पदार्थ में भिन्नता देखी जा सकती है। ठीक है, समरूप जुड़वा को छोड़कर कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते हैं, ये भिन्नता डीएनए के कारण होती है। प्यारे बच्चों, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को किसने विकसित किया, किसने खोजा, तो याद रख लेना डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को एलेक्स जेफरी, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एलेक्स जेफरी, एलेक्स जेफरी ने विकसित किया था। इसके माध्यम से, इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के माध्यम से प्रत्येक जीव के मूल आनुवंशिक पदार्थ में भिन्नता देखी जा सकती है। प्रत्येक जो जीव होगा उसके मूल आनुवंशिक जो पदार्थ होता है उसमें क्या भिन्नता देखी जा सकती है, उसमें अंतर देखा जा सकता है। ठीक है, अगर समरूप जुड़वा को छोड़ दें, समरूप जुड़वा को छोड़ दें, इनकी बात नहीं हो रही है, समरूप जुड़वा को अगर हम छोड़ दें तो कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते हैं, उनका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो समान नहीं हो सकता। ठीक है, ये भिन्नता जो होती है वो किसके कारण होती है, डीएनए के कारण होती है। ठीक है बच्चों, इस तकनीक का उपयोग विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। ये जो तकनीक है, इस तकनीक का उपयोग जो है विभिन्न स्थानों पर किया जाता है, जैसे किसी चोरी में हो गया, किसी हत्या में हो गया, किसी लड़ाई झगड़ा आदि में। इस प्रकार की जो तकनीक होती है, कोई अगर खो गया उसके माता पिता का पता लगाने में, अगर एक कोई बच्चा है मिल गया, उसके कई लोग कह रहे हैं ये मेरा बच्चा है, तो उसका पता लगाने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या आनुवंशिक पदार्थ, इसी प्रकार की जो चीज़ें होती हैं इनका प्रयोग किया जाता है। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी आपके पेपर में आ सकता है। तो इसीलिए ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको जरूर बोर्ड के पेपर में तैयार करके जाएंगे। ठीक है, अगला देखो प्यारे बच्चों, अगला आपका टॉपिक है बढ़ांधता पर टिप्पणी कीजिए। बढ़ांधता क्या होता है बताओ। तो प्यारे बच्चों, बढ़ांधता को लेकर भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, देखो बढ़ांधता का पता सबसे पहले हॉर्नर ने लगाया था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हॉर्नर। इस बढ़ांधता का जो पता था सबसे पहले जो वैज्ञानिक हॉर्नर थे इन्होंने लगाया था। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को, इस रोग से कोई व्यक्ति ग्रसित है, उस व्यक्ति को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती है, इसीलिए इसे लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इसे प्रोटॉन दोष भी कहते हैं। यह एक एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी वंशागत रोग है। तो प्यारे बच्चों, जो बढ़ांधता है इस पर कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या अतिलघुत्री कैसे बन सकते हैं पहले समझ लो। एक तो आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या फिर अतिलघुत्री बन सकता है कि बढ़ांधता की खोज किसने की, तो सबसे पहले याद रख लेना बढ़ांधता की खोज किसने की, हॉर्नर ने की थी। ठीक है, और दूसरा, इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को किस प्रकार के कलर में पहचान नहीं होती है, तो लाल और हरे रंग में पहचान नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे लाल हरा अंधापन भी कहते हैं या फिर इसे हम प्रोटॉन दोष भी कहते हैं। ठीक है, और यह एक एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। कैसा है, अप्रभावी रोग है। इसके जब दोनों जीन होंगे, दोनों कारक होंगे, तभी ये पूर्ण रूप से डोमिनेट कर पाएगा। ये कैसा है, अप्रभावी रोग है। नोट में आपको कुछ चीजें जो हैं याद रख लेना है। देखिए, मेल फीमेल में एक्स लिंग गुणसूत्र होते, तो अगर एक एक्स में सी ऊपर लगा हुआ है तो इसका मतलब वो स्त्री वाहक होगी। जब दोनों में होगा तभी वो पूर्ण रूप से बढ़ांध स्त्री कहलाएगी। अगर एक पर अगर मेल है तो उसमें एक्स गुणसूत्र जो होता है उसका नंबर 1 ही होता है, तो उसमें अगर एक पर है तो डायरेक्ट पुरुष बढ़ांध होगा। पुरुष कभी भी वाहक नहीं हो सकता है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अन्यथा पूछने के चांसेस सबसे कम है क्योंकि ये थोड़ा टफ हो जाएगा। तो अगर पूछा जाता है कि क्या पुरुष कभी भी बढ़ांधता का वाहक हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, याद रख लेना। ठीक है, सामान्य और किन का पता है। अब बच्चों, क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए, कभी कभी बोर्ड के पेपर में आ भी सकता है कि बढ़ांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री में, बढ़ांध पुरुष और सामान्य स्त्री में बढ़ांधता की वंशागत का रेखीय चित्र बनाओ। यही क्वेश्चन सेम प्रकार से सेम सोल्यूशन के साथ क्वेश्चन आ जाए कि बढ़ांध पुरुष
तथा सामान्य स्त्री का विवाह कराने पर उनके संतानों में वंश और बढ़ानता का रेखी चित्र बनाओ। ऐसा भी आ सकता है। तो देखो सेम चीज करना है। पुरुष कैसा है, बढ़ांदे, बढ़ांद पुरुष के लिए एक्स पर ए वाई पर कुछ नहीं, ठीक है। मादा कैसी, सामान्य स्त्री, स्त्री सामान्य एक्स एक्स वाली, इस पर कुछ नहीं होगा। इनमें जब आप क्रॉस कराएंगे तो देखेंगे आपकी जो पुत्री, इनमें अगर जब इनमें क्रॉस होगा, इनके बच्चे पैदा होंगे, तो इसमें जो फीमेल पैदा होगा, पुत्री पैदा होगी, वो वाहक होगी, बट जो भी बच्चे पैदा होंगे वो बढ़ांद से ग्रसित नहीं होंगे, बिल्कुल वो नॉर्मल होंगे। यानी कि जो मेल पैदा होंगे वो सारे नॉर्मल होंगे, जो फीमेल होंगी वो बढ़ांता से पूर्ण रूप से ग्रसित नहीं होंगी, वो क्या होंगी, उसकी वाहक होंगी। ये चीज़ आपको याद रख लेना। तो बढ़ांता को भी अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में भी आ सकते हैं, ठीक है। अगला देखो बच्चों, अगला आपका है बढ़ांता के बाद में एक आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है ये टॉपिक भी कई बार आपके बोर्ड के पेपर में देखा जा चुका है, और कभी कभी तो दोनों आ जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर चांस रहते हैं इनमें से कोई एक तो आपके पेपर में आ ही सकता है, ठीक है। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहते हैं, इसे रोयल डिसीज भी कहते हैं। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग या फिर रोयल डिसीज भी कहते हैं। इसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है और ब्लीडिंग होती रहती है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और यह जो है एक एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ध्यान से समझ लो। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग या फिर रॉयल डिसीज भी कहते हैं, समझ गए। इस हीमोफीलिया से ग्रसित जो भी व्यक्ति रहेगा, उसमें अगर उसको चोट लगती है और वो फूट जाता है, वहाँ पर ब्लड निकलने की कंडीशन आ जाती है, तो उसमें क्या होगा, ब्लड निकलता रहेगा, उसका रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ताकि वो ब्लड जो है जम जाए वहाँ पर और ब्लड निकलना बंद हो जाए। वहाँ पर ब्लड का थक्का नहीं जमता है और ब्लीडिंग जो है, ब्लड लगातार निकलता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है, जिसके कारण जो है जिस व्यक्ति इससे ग्रसित होगा उसकी मृत्यु होना निश्चित हो जाता है, ठीक है। और यह एक जो है एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, जिस प्रकार से वर्णन देता था। उसमें सी लगता है, इसमें एच लगता है, सेम प्रकार की कंडीशंस रहती हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए वाहक स्त्री तथा सामान्य पुरुष में हीमोफीलिया के संतानों का रेखीय चित्र बनाओ, संतानों में रेखीय चित्र बनाओ, बताओ। देखो यहाँ पर संतानों में, यहाँ पर क्या कह रहा है, वाहक स्त्री, स्त्री कैसी है, वाहक है, और पुरुष कैसा, सामान्य पुरुष है, ठीक है, वाहक स्त्री है। देखो यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिलेगा। देखो जब स्त्री क्या है, वाहक है, मादा जो है वाहक है, पुरुष सामान्य है, ठीक है। जब इनमें देखा जाएगा तो पुत्री जो होगी वाहक हो सकती है, और उनमें से एक 25 यानी कि 25% चांस रहते हैं कि उसमें जो पुत्र होगा वो ग्रसित भी हो सकता है, और सामान्य पुत्री भी हो सकती है, सामान्य पुत्र भी हो सकता है, ग्रसित पुत्री वाहक भी हो सकती है, और पुत्र ग्रसित भी हो सकता है। इस प्रकार की जो कंडीशंस हैं वो वहाँ पर देखी जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आज के इस वीडियो में आपको बता दिए, अगर इनमें से किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में आपको कोई डाउट भी हो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे ज़रूर पूछ लेना। हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे, ताकि आपको वो डाउट क्लियर हो सके और आपका वो क्वेश्चन भी तैयार हो सके, ठीक है बच्चों। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।